चलिए इसको समझते हैं। अगर कोई कहे कि आज जो अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया पर राज कर रही है, वो किसी शांत लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि खून से सने युद्ध के मैदानों में पैदा हुई थी, तो कैसा लगेगा? शायद आमतौर पर लोगों को यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। और यही तो हमारी इस डीप डाइव की खासियत है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो सोर्सेज है ना, यानी एज ऑफ रिवाइवल और एज ऑफ चौसर के ऐतिहासिक दस्तावेज, वो यही कहानी बताते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे एक आम दबे हुए लोगों की भाषा सैकड़ों सालों के संघर्ष और महामारी के बीच से निकलकर इतनी बड़ी बन गई। सही कहा आपने। देखिए, ये पूरा विषय मुझे साहित्य से ज्यादा एक सर्वाइवल की कहानी लगता है। अलग-अलग सभ्यताओं के टकराव ने इस भाषा को आकार दिया। हाँ, और उस टकराव की वजह से शुरुआती अंग्रेजी तो भाषा कम और एक खिचड़ी ज्यादा लगती है। मेरा मतलब है, पहले वहां सेल्स थे, फिर रोमन्स आए जिन्होंने लैटिन का प्रभाव डाला। और उसके बाद एंग्लो सैक्सन्स का दौर आया। ये वही जर्मैनिक जनजातियां थी जिन्होंने इस भाषा को थोड़ा आकार दिया और हमें बेओवुल्फ जैसी पहली बड़ी एपिक कविता दी। एग्जैक्टली। लेकिन असली भूकंप तो तब आया जब 1066 में नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। इसने तो भाषा का पूरा नक्शा ही बदल दिया था, है ना? यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि 1066 के उस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ना, इंग्लैंड में एक ही वक्त पर 3 अलग-अलग भाषाओं का राज चलने लगा। 3 भाषाएं? मतलब एक ही छोटी सी जगह पर। हाँ। ये पूरा पावर और क्लास का खेल था। जो अमीर थे, जो दरबार चलाते थे, उनकी भाषा अचानक से फ्रेंच हो गई। अच्छा, तो फ्रेंच सिर्फ अमीरों की भाषा बन गई? बिल्कुल। और कानून और धर्म के सारे काम लैटिन में होने लगे। तो फिर आम जनता क्या बोलती थी? जो बेचारे खेत मजदूर थे, उनका क्या? उन्हीं के हिस्से तो आई थी शुरुआती अंग्रेजी, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। एक सेकंड, यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर आम जनता के पास ना पैसा था, ना पावर, ना जमीन, तो उनकी ये ओल्ड इंग्लिश दरबार की उस ताकतवर फ्रेंच पर हावी कैसे हो गई? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें, तो इस बदलाव के पीछे एक बहुत ही भयानक ऐतिहासिक घटना छिपी थी। आप 14वीं शताब्दी की उस महामारी की बात कर रहे हैं ना, द ब्लैक डेथ? हाँ, वही। 1347 से 1351 के बीच इस प्लेग ने इंग्लैंड की करीब 30 से 50% आबादी को निगल लिया था। अब ध्यान दीजिए कि इसका नतीजा क्या हुआ। बाप रे, 50%! इसका तो पूरे समाज पर असर पड़ा होगा। बहुत बड़ा असर। देखिए, सदियों से वहां फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, जिसमें गरीब किसान अमीर जमींदार की जमीन से बंधे होते थे और मुफ्त में काम करते थे। और महामारी के बाद तो मजदूर बचे ही नहीं होंगे। सही पकड़ा। जिंदा बचे मजदूरों की अचानक से बहुत कमी हो गई। ओह, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। यानी मजदूर कम हो गए, तो उनकी डिमांड अचानक से बढ़ गई। पहली बार इन मजदूरों के हाथ में ताकत आई थी, जब फ्रेंच बोलने वाले अमीर जमींदारों को अपनी फसल बचानी थी ना, तो उन्हें मजबूरन इन मजदूरों से उनकी ही भाषा में बात करनी पड़ी। यानी अंग्रेजी में समझौता करना पड़ा। ये तो गजब है। और जब अमीरों ने मांगे मानने से इनकार किया, तो 1381 में वॉट टाइलर के नेतृत्व में एक बड़ा पेजेंट्स रिवोल्ट हुआ, यानी किसान विद्रोह। मजदूरों ने जमींदारों की शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया। ये सच में सोचने वाली बात है कि आज पूरी दुनिया का बिजनेस जिस अंग्रेजी पर चल रहा है, उसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी की एक लेबर स्ट्राइक और भयानक बीमारी से हुई थी। देखिए, चौसर दरबार से जुड़े थे। उनके पास आसानी से फ्रेंच या लैटिन में लिखने का विकल्प था। पर उन्होंने वैसा किया नहीं। उन्होंने तो आम लोगों की भाषा चुनी। हाँ, उन्होंने लंदन की सड़कों पर बोली जाने वाली भाषा, जिसे उस वक्त मिडिल इंग्लिश कहा जाता था, उसमें लिखने का एक बहुत साहसिक निर्णय लिया। और लंदन के उन्हीं आम बोलचाल के शब्दों को साहित्य का रूप दे दिया, जिसे आगे चलकर अंग्रेजी को एक स्टैंडर्ड भाषा बनने में कितनी मदद मिली। इसी निर्णय ने साहित्य का पूरा रुख बदल दिया। और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। उनका काम इतना जमीनी और हकीकत से जुड़ा था कि मशहूर कवि जॉन ड्राइडन ने इनके बारे में कहा था, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। यानी चौसर ने अपनी कविताओं में हर तरह के इंसान, सड़कों के लोग, उनकी खामियां, उनकी खूबियां, सब कुछ समेट लिया था। वो सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं लिख रहे थे। सही बात है। आम आदमी की अंग्रेजी भाषा में भी सुंदरता हो सकती है, ये उन्होंने साबित किया। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि साहित्य और भाषा कभी शांत कमरों में अकेले विकसित नहीं होते। विनाश, बीमारी और आम लोगों के अपने हक की लड़ाई ने मिलकर इस भाषा का रूप तय किया है,
जिसमें आज हम जुड़ते हैं। एकदम ठीक। अंग्रेजी की नींव दर्द, मजबूरी और विद्रोह की धूप में पकी है, जिस पर सोचते हुए एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आता है। जी बताइए। अगर 14वीं शताब्दी की एक महामारी और सामाजिक उथल-पुथल एक पूरी भाषा और साहित्य की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है, तो क्या आज की आधुनिक महामारियां और ग्लोबल क्राइसिस भी हमारी बोलचाल में वैसे ही बड़े और छिपे हुए बदलाव कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है, जिसे शायद आने वाली पीढ़ियां कल आश्चर्य से देखेंगे।